सही है। हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आगामी पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे हमारे ऊष्मा के जो क्वेश्चन रह गए हैं। आज हम ऊष्मा चैप्टर को समाप्त कर देंगे, कल से हम कोई नया चैप्टर लेंगे। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। आपने देखा होगा जो बर्फ पड़ती है वो ज्यादातर ऊंची पहाड़ियों पर पड़ती है, जैसे हिमालय है। हिमालय पर बर्फ हमेशा हिमालय बर्फ से ढका रहता है। क्यों पहाड़ी पर ही क्यों हिमालय क्या होता है कि हिम जो बर्फ जमती है, क्यों जमती है। तो बात करें, देखो पहाड़ी एरिया पे सबसे मेन रीजन है कि जितनी हम ऊंचाई पर जाएंगे क्या होता है, दाब कम हो जाता है। यानी ऊंचाई जाने पर वायुमंडल दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब ऊंचाई जाने पर वायुमंडल दाब कम हो जाएगा, और वायुमंडल दाब कम होने के कारण क्या होता है, वहां पानी का जो होता है गलनांक कम बढ़ जाता है। पानी यानी पानी जल्दी नहीं गलता है। ऐसे मान लीजिए पानी बर्फ है, बर्फ पानी में कब बदलता है, 0 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ पानी बन जाएगा। लेकिन जब पहाड़ी एरिया पर जाते हैं तो वहां वायुमंडल दाब क्या होता है, कम हो जाता है। देखो क्या रिलेशन होता है, दाब का जो रिलेशन होता है, दाब की बात करें तो दाब का रिलेशन होता है अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गलनांक किसके, गलनांक के। मतलब अगर हमने दाब को कमा दिया तो गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पानी जल्दी बर्फ में नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए पानी बर्फ में, बर्फ से पानी कब बन जाता है, ऐसे 0 डिग्री पर बर्फ बनता है, और अगर हम उसे 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी बनने लगता है। ठीक है। अगर बात करें वायुमंडल दाब कम हो जाए और पहाड़ी एरिया पे बात करें तो वो वही जो टेम्परेचर होता है वहाँ वायुमंडल दाब कम होता है, और वहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बर्फ क्या होती है, जमनी रहती है, पानी नहीं बदलती। क्यों, क्योंकि वहाँ वायुमंडल दाब कम होता है। तो बात करें, देखो इसमें कौन सा होगा, इसका देखो क्या है, ऊंची पहाड़ियों पर कुछ मौसम जलवाष्प में जमा रहते हैं, नहीं। पहाड़ बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं तथा जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, नहीं। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। क्यों, ऊंची पहाड़ी पर क्या होता है, हिमांक, हिमांक मतलब होता है गलनांक, हिमांक का मतलब गलनांक होता है। पता है हिमांक कम हो जाता है और क्या होता है, जलवाष्प जमकर क्या बन जाता है। हिमांक का मतलब होता है जमने वाला पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसे। और क्वथनांक, गलनांक का मतलब होता है कि उल्टा समझ, ऐसे समझ लीजिए हिमांक क्या होता है, बर्फ का जमना, कब जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और गलनांक का पॉइंट वो होता है जहां से पानी बर्फ में बनना शुरू हो, बर्फ पानी बनना शुरू हो जाए उसे बोलते हैं गलनांक। और जहां बर्फ पानी बर्फ में बनना शुरू हो जाए उसे क्या कहते हैं, हम हिमांक कहते हैं। ठीक है। तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमांक कम हो जाता है और जलवाष्प जमकर क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्वतों पर आच्छादित मतलब 12 महीने हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है। मतलब पहाड़ी एरिया पर आपने देखा पहाड़ी एरिया पर सूर्य पड़ने पर भी बर्फ नहीं पिघलती है। क्यों नहीं पिघलती है, क्योंकि वही कारण है, क्योंकि वहां वायुमंडल दाब क्या होता है, कम होता है। और वायुमंडल दाब कम होने के कारण क्या होता है, गलनांक बढ़ जाता है और आराम से क्या होता है, पानी में नहीं बदल पाता है। तो देखो इसका क्या होगा, यह अति कठोर हो जाती है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसके असंगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो देखो आपको मैंने कल पढ़ाया था कि जो ब्लैक यानी काला रंग होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है, नहीं ऊष्मा को अवशोष कर लेता है और ज्यादा गर्मी देता है। और बात करें सफेद की, तो सफेद रंग जो होता है ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। मतलब बर्फ जो होती है वो कैसी होती है, सफेद रंग की होती है, और सफेद रंग क्या होता है, ऊष्मा का परावर्तक होता है। मतलब जैसे ही बर्फ पर पहाड़ी एरिया पर क्या पड़ती है, रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसलिए क्या होता है, वहां बर्फ जल्दी पिघल नहीं पाती। क्यों, क्योंकि सूर्य का जो अधिकांश जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कर देती है, बर्फ परावर्तित कर देती है। क्यों, क्योंकि बर्फ जो होती है वो किसकी होती है, सफेद रंग की होती है। किसकी, सफेद रंग की। इस कारण क्या होता है, वो परावर्तित कर देती है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिकांश समय लगता है। क्यों, देखो मैंने क्या बताया आपको, पहाड़ी एरिया, देखो दाब क्या होता है, दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वथनांक के। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसे। बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी कितनी जल्दी उबलने लगेगा। अगर वायुमंडल दाब की बात करें, पहाड़ी एरिया पर क्या होता है, दाब कम होता है और क्वथनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब
अगर पहाड़ी एरिया की बात करें तो दाब वहाँ कम, वायुमंडल दाब कम होता है। कम होने के कारण वहाँ पानी भी जल्दी उबलने लग जाता है। यानी वैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और लेकिन पहाड़ी एरिया पर क्या होता है, जल्दी उबल जाता है। मान ली 80 डिग्री पर ही उबलने लग जाता है। तो देखो इसका कारण भी क्या है कि पहाड़ की चोटी पर तापमान समुद्र जल के ताप से कम होता है, नहीं। पहाड़ की चोटी पर उच्चतर ताप उच्चतर होता है, नहीं। वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, नहीं। वायुमंडल दाब क्या होता है, पहाड़ियों पर कम होता है, इसलिए क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, पहाड़ियों पर कम होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, वह आलू देरी से पकते हैं। पकने का मतलब ये है उबालना, या आलू का पकना। पकना मतलब ये मैं समझ लेना खेत में खेती की बात हो रही है, नहीं, इसमें हो रही है उबालने की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि वहां जब ओस पड़ती है तो ओस ओस जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा क्या करती है, पानी को बाष्पीकृत कर देती है, और बाष्पीकृत की दर बढ़ जाती है, इसलिए ओस दिखाई नहीं देती। बाष्पीकृत मतलब ऐसे मान लीजिए आपने देखा हो गर्मियां पड़ती हैं, गर्मियां पड़ने के टाइम में आपने देखा हो पसीना आ जाता है, और पसीना आता है तो आप क्या करते हैं, पंखा चला देते हैं, और पंखा क्या करता है, आपके पसीने को बाष्पित कर देता है, इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो किस कारण कि बाष्पीकरण की दर जो हो जाती है तेज हवा चलने से बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, ओस नहीं बन पाती। ओस पड़ती तो है लेकिन क्या होती है, बाष्पीकृत होकर उड़ जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सीधे ठोस अवस्था से सीधी द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे कहां बदल जाए, गैस में बदल जाए। जैसे कपूर, कपूर क्या होती है, पहले ठोस होती है, आपने देखी होगी कपूर सफेद रंग की होती है, पहले ठोस होती है, अगर उसे जलाओगे तो सीधी खत्म हो जाती है, वाष्प अवस्था में गैस अवस्था में बदल जाती है। तो जो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्न में से किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ऐसे आपने देखा गर्मियों में क्या करते हैं, गांव में देखा होगा या आजकल शहरों में भी देखा जाता है कि मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता है। मिट्टी के बर्तनों में पानी रखोगे तो क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, नेचुरली ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, बाष्पोर्जन के कारण। बाष्पोर्जन क्या होती है, जैसे बाहर गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ती है तो घड़े के आसपास क्या होता है, ठंडा होता है घड़ा, तो उसके आस पास क्या होती है, बाष्पीकृत होती है, पानी उड़ने लगता है सूख के। तो जैसे ही बाष्पीकृत होती है, बाष्पीकृत क्या करने के कारण क्या होता है, ठंडा हो जाता है घड़ा, क्या हो जाता है ठंडा, और ठंडा होने के कारण उसी के कारण क्या हो जाता है, पानी भी ठंडा हो जाता है। किसके कारण, बाष्पोत्सर्जन के कारण। बाष्प उत्सर्जन के कारण क्या होता है, घड़ा ठंडा हो जाता है। नहीं, बाष्पीकरण होगा, बाष्पोत्सर्जन नहीं, बाष्पीकरण होगा। किसके कारण, बाष्पीकरण के कारण। आगे बढ़ते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि देखो दाब जो होता है, दाब जो होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गलनांक की, गलनांक की। अगर आप क्या करें, दो टुकड़ों को आपस में क्या करें, दाब रहे हैं, दबाओगे, प्रेशर बढ़ा दिया तो आपने गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टुकड़े आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्या होता है, जब बर्फ आपस में हम दबाते हैं, दबाते हैं मतलब दबाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाएंगे। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए क्या होती है, बर्फ चिपक जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, देखो मैंने क्या बताया, जस्ट अभी क्या बताया, दाब दाब बढ़ाएंगे तो क्या है, गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। गलनांक क्या होता है, जस्ट उल्टा रिलेशन होता है दाब में और गलनांक का। अगर मान लीजिए दाब आपने बढ़ाया तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। दाब बढ़ाओगे गलनांक घट जाएगा, और दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी में भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, और टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी का तल क्या होगा, अपवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा, कि देखो बर्फ क्या बर्फ की बात करें बर्फ, ये मान लीजिए कोई गिलास है, गिलास में क्या है, पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, देखो पानी भरा हुआ है, बर्फ पानी में क्या है, मान लीजिए बर्फ है, इसकी बर्फ है, इसमें क्या होगा, इस मान लीजिए बर्फ है,
इस बर्फ में क्या होता है, देखो अगर बात करें बर्फ की, तो बर्फ का एक बटे नौवां हिस्सा, क्या 1/9वां हिस्सा जो होता है पानी से बाहर आता है। 1/9वां हिस्सा क्या होता है, पानी से बाहर रहता है, पानी से बाहर। और 8/9 जो हिस्सा होता है वो पानी में डूबा रहता है। 8/9 हिस्सा क्या में रहता है, पानी में डूबा रहता है, में डूबा रहता है। तो बात करें अगर बर्फ जो होती है, बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है, बर्फ ज्यादा आयतन बढ़ जाता है। और अगर बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, आयतन घट जाता है। जब आयतन घटता है तो जो जितना ज्यादा बर्फ आगे को पानी से ऊपर निकला हुआ होता है, उतना ही आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण बर्फ का पानी जो रहता है अपवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपवर्तित रहता है, यानी पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया देखो बर्फ दाब, मैंने क्या बताया आपको, दाब जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वथनांक के। क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबलने वाला बिंदु। इसे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। यानी आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। और प्रेशर कुकर में क्या होता है, हम दाब को बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने का मतलब ये है कि पहले पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था, अगर प्रेशर कुकर में अगर पानी उबालेंगे तो वो कम से कम 140 डिग्री पे जाके उबलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब दाब बढ़ाने से क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका निम्न में से किसका उपयुक्त कारण है। अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं होता, उपयोग में से कोई नहीं। तो देखो आर्द्रता क्या है, आर्द्रता का मतलब है वातावरण में नमी। वातावरण में नमी, इसका मतलब ये होता है, ऐसे आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, बारिश होती है, और बारिश हल्की बारिश हो जाए और रुक जाए तो क्या होता है, वातावरण में नमी आ जाती है। क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। और अचानक क्या निकला है, सूरज, तो गर्मी पड़ने लगती है भयंकर वाली। उसमें क्या होता है, वातावरण में नमी होती है, और नमी होने के कारण क्या होता है, उसमें शुरुआत में क्या होता है, जब वातावरण में नमी होती है, नमी होने के कारण क्या होता है, बाष्पीकृत रुक जाता है। और इसके कारण क्या होता है, वातावरण में बहुत तगड़ी भयंकर गर्मी पड़ने लगती है, जिससे मनुष्य को क्या कहते हैं, बहुत ही परेशानी होती है। नहीं, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, इस कारण क्या होती है, मनुष्य को परेशानी होने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वथनांक से पूर्व, क्वथनांक मतलब उबलने से पहले ही उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। हिमीकरण, हिमीकरण क्या होता है, हिमीकरण का मतलब है कोई चीज कब जम रही है। ऐसे पानी बर्फ पर कब जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पानी का हिमीकरण क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। संघनन का मतलब होता है, देखो वाष्प, जल वाष्प होती है, ऐसे पानी को गर्म किया, खूब उबाल लिया, उबालने के बाद जो वाष्प उड़ती है, उस वाष्प को वापस पानी में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो बाष्पीकरण क्या होता है, बाष्पीकरण में क्या होता है, पानी उबलने से ही पहले क्या हो जाता है, बाष्पीकृत होता है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में आप गिलास को भर के धूप में रख दीजिए, अगर आप धूप में रख देंगे तो पानी उबलता नहीं है। देखा होगा कि पानी धूप में रख दोगे तो पानी उबलता नहीं है, फिर भी क्या होता है, पानी वाष्प होकर उड़ जाता है और कम रह जाता है पानी, तो उसे क्या कहते हैं, हम बाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि बिना उबले या बिना क्वथनांक तक पहुंचे ही बाष्पीकृत होना ही क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, पहाड़ों पर पानी निम्न में से किस तापमान पर उबलता है। तो पहाड़ों पर क्या होता है, दाब घट जाता है, और दाब घटने के कारण क्या होता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लगता है। किससे, 100 डिग्री से कम पर ही क्या लगता है, उबलने लगता है। क्यों, क्योंकि दाब जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वथनांक के, किसके, क्वथनांक के होता है। क्वथनांक, देखो अगर पहाड़ी एरिया पे क्या होता है, दाब कम हो जाता है, तो क्वथनांक ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब 100 डिग्री से पहले ही पानी क्या लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, कहलाती है।
बताइए, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, या क्या होगा, आपको बताना है। देखो बात करें विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, यानी किसी एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने को क्या कहते हैं हम, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अवशोषित ऊष्मा जो अवशोष की गई हो, उत्सर्जित ऊष्मा जिसे उत्सर्जित किया गया हो, उत्सर्जित ऊष्मा कहलाती है। बात करें गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, देखो आप देखेंगे जैसे पानी गर्म किया आपने, पानी उबलने लगा, उबलने के बाद क्या होता है, उसमें भाप बन के उड़ने लगती है। जब जो भाप उड़ती है तो उसमें गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होती है, इसलिए उबलते हुए पानी से आप इतना नहीं जलोगे जितना कि किससे जल जाओगे, वो बाष्प पे जल जाओगे। अगर बाष्प की बात करें तो बाष्प की 536 कैलोरी पर ग्राम होती है ऊर्जा, कितनी होती है, 536 कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है। तो बात करें अगर अवस्था में परिवर्तन किए बिना, क्या कह रहा है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित तो करती है परंतु बाष्प ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, यह कहलाती है गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है, मैंने बताया आपको, जैसे आप पानी को गर्म करेंगे तो क्या बढ़ेंगे, भाप बनेगी। अब भाप में क्या होता है, भाप अधिक जला देती है आपको उबलते हुए पानी की अपेक्षा, तो भाप की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस के द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अगर बात करें किसी ठोस पदार्थ से एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो देखो क्या है, बर्फ है, क्या है, बर्फ है। बर्फ को अगर आप पानी बनाएं, पानी बनाने के लिए क्या देना होगा, इसे टेम्परेचर देना होगा, क्या, ताप बढ़ाओगे। जब आप ताप बढ़ाओगे इसका तो इसे क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, ठोस से पानी में बदलने पर भी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है, तो वो भी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। ऐसे हम बर्फ, पानी से हम भाप बनाते तो भी हमें किसी जरूरत होती है, गुप्त ऊष्मा की। वैसे ही अगर हम ठोस से क्या पानी बढ़ाएं तो भी गुप्त ऊष्मा की रिलीज होगी। तो ठोस से गलनांक की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, उसे कहते हैं ठोस से गलनांक की ऊष्मा, मतलब गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं हम, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। एक होती है पानी से बाष्प की गलन ऊष्मा, पानी से बाष्प की गुप्त ऊष्मा, और एक होती है ठोस से गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब बर्फ से पानी बनाते हो तो इस समय क्या होती है, गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है, और वो गुप्त ऊष्मा कितनी होती है ये आपको बताना है। तो पानी से बर्फ में बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। अगर बात करें पानी को उबाल कर क्या बना दे, भाप बना दे, भाप बनाए तो इसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है कितनी, 536 कैलोरी पर ग्राम, 536 कैलोरी पर ग्राम। तो देखो बर्फ से गलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब बर्फ से अगर पानी बनाते हैं तो जो गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है वो कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, कितनी, 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर वही हम पानी से अगर भाप में बदलेंगे तो गुप्त ऊष्मा की कितनी जरूरत होती है, तो होती है 536 ग्राम कैलोरी पर ग्राम। देखो इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो देखो क्या कर, बाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। बाष्प का मतलब पानी से हमने क्या बना दी, बाष्प बना दी, क्या बना दी, बाष्प या भाप बना दी। तो इसकी गुप्त ऊष्मा मैंने पहले क्वेश्चन में बताई कितनी होती है, 536 कैलोरी पर ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल का क्यों। ये मैंने जस्ट अभी आपको पहले समझाया था कि देखो भाप की जो होती है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, कितनी बताई थी, 536 कैलोरी पर ग्राम होती है, और जल की गुप्त ऊष्मा कम होती है। इसलिए क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का क्या मतलब है, गुप्त ऊष्मा की जरूरत जब ही होती है जब वो कोई भी पदार्थ क्या बदल रहा हो, अपनी अपनी अवस्था बदल रहा हो, जैसे ठोस से द्रव में जा रहा हो या द्रव से ठोस में जा रहा हो,
या गैस से ठोस द्रव से गैस बन रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। अब बात करें तो भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसलिए अधिक होती है, इसलिए क्या होता है, हमारा हाथ जल जाता है। किसके कारण? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसके कारण क्या होता है, हमारा हाथ जल जाता है। और भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये क्या है, भाप की गुप्त ऊष्मा है। आगे बढ़े। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को संरक्षित करता है। ऊष्मा का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के नियम। और ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना तो हम किसी ना ही हम क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब ऊर्जा को ना खत्म कर सकते हैं ना बना सकते हैं, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना गतिकी के किस नियम किसे मिलती है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। और जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना ही हम ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? ताप इसमें अपवर्तित रहता है, मतलब ताप नहीं बदलता है, बाकी सारी प्रकृति बदल जाती है। तो रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नहीं बदलता? ताप नहीं बदलता है, मतलब टेम्परेचर नहीं बदलता है। समतापीय परिवर्तन, समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? समतापीय परिवर्तन मतलब एक जैसे ताप, मतलब एक जैसे ताप में क्या होता है, जब दोनों ताप एक जैसे होंगे तो उसमें परिवर्तन तो होगा ही नहीं, ताप तो बिल्कुल सेम है। तो ऊष्मा हमेशा किधर चलती है? देखो, कम ताप से अधिक ताप की ओर चलती है, नहीं, अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा क्या करती है, यात्रा करती है। ठीक है, तो जब समतापी है तो इसमें ताप का परिवर्तन तो होगा ही नहीं, ताप क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का मतलब होता है कि आपने सेट कर दिया कि फ्रीजर को कि इतने पर सेट करना है तो उतने ही तापमान बना के रखेगा, उससे इतना काम करेगा ना ज़्यादा। थर्मोस्टेट का काम होता है कि तापमान को एक समान बनाए रखना। ठीक है, थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में लगा होता है, ये क्या करता है, तापमान को एक समान बनाए रखता है। ठीक है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता है। तो ताप गति का नियम मैंने अभी जस्ट आपको बताया, किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि ना ही हम ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है और ऊर्जा संरक्षण का ताप गति का प्रथम नियम आधारित है। ठीक है, सूर्य का ताप सतह का तापमान कितना है? तो बात करें, देखो सूर्य, अगर सूर्य की बात करें, सूर्य की जो सतह का टेम्परेचर है वो कितना है, ये पूछ रहा है। तो जो सूर्य की सतह का टेम्परेचर है वो है 6000 के। 6000 के मतलब हो जाएगा, देखो, छः छः 3 जीरो है और इसके पीछे 3 जीरो और लगा दे, 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 60 लाख केल्विन क्या होता है, सूर्य की सतह का टेम्परेचर होता है। कितना? 7 लाख केल्विन। ठीक है, क्या है केल्विन में? सूर्य की सतह का टेम्परेचर क्या होगा, 6 लाख केल्विन, 60 लाख केल्विन, 6 नहीं 60 लाख केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? देखो, अगर हम क्या करें, मैंने क्या बताया, बर्फ में अगर पानी मिलाते हैं तो बर्फ जल्दी गलती नहीं है, लंबे समय तक चलती है, मतलब उसका गलनांक पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब वैसे ही पूछ रहा है कि अगर पानी में अगर हम नमक मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो देखो, अगर हम पानी में अशुद्धियाँ मिलाएंगे
तो क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, मतलब क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो अशुद्धि की बात करें, अशुद्धि, अगर पानी में हम क्या कर रहे हैं, अशुद्धियां मिला रहे हैं, अशुद्धि बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था, बाद में 120 पर या 110 पर उबलेगा। और बात करें जमाव बिंदु घट जाएगा। जमाव बिंदु मतलब जैसे मैंने क्या बताया, फ्रिज में जब आप देखे होंगे, जो आइसक्रीम वाला होता है वो क्या करता है, बर्फ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसमें नमक मिला देता है, जिससे क्या होता है, उसका गलनांक बिंदु कम हो जाता है और बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है। क्यों मिलाता है नमक, क्योंकि उसका जमा बिंदु घटा दिया जाता है। ठीक है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो देखो, ऐसे आप गर्मी है, गर्मी में क्या होता है, आपको पसीना आता है, और पसीना को आता है तो पसीना को जब हम पंखा चलाते हैं तो पसीना, हवा क्या करती है, हमारे पसीना को बाष्पित कर देती है, और बाष्पित जैसे ही बाष्पित होता है हमारा पसीना, तो क्या करता है, टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा कर देता है, इसलिए हमें क्या होती है, थोड़ी ठंडक महसूस होती है। किस कारण, कि बाष्पीकृत हो जाता है हमारा पसीना, क्या होता है, बाष्पीकृत हो जाता है, इससे हमें थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। तो हमारा पसीना क्या होता है, तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमें पंखा चलाने से क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहाने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस से पिघलाने से। अगर ठोस को पिघलाओगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर किसी धातु को पिघलाओगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। और बात करें रसोई गैस, संपीड़ित गैस या पानी के बहाने, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने के लिए देखो हमारी एसी क्या करती है, एसी क्या करती है, एयर कंडीशन जिसे बोलते हैं, पूरा नाम क्या है, एसी को एयर कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एसी क्या करती है, गैस को संपीड़ित करके कमरे में भेजती है, ऐसे वायुमंडल से गैस लेगी और उसे संपीड़ित करके ठंडा करेगी और उसे क्या करती है, कमरे में छोड़ देगी। इसके कारण क्या होता है, हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। तो हम कमरे को ठंडा कैसे कर सकते हैं, गैस को संपीड़ित करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, देखो मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन शायद कल मैं करा चुका हूँ, इसी फिर टाइप का एक क्वेश्चन आया था। बात करें, देखो कोई पिंड ऊष्मा सबसे अधिक कब अवशोषित करता है, तो देखो मैंने बताया सबसे अवशोषण की बात करें, अवशोषण, अवशोषित, सबसे अच्छा अवशोषित कौन होगा, तो वो होता है काली सतह। क्या होती है, काली सतह होती है। और उत्सर्जित की बात करें, सबसे अच्छा उत्सर्जक, उत्सर्जक, सबसे अच्छा जो उत्सर्जक होता है वो होता है सफेद रंग। क्या होता है, सफेद रंग। उत्सर्जक नहीं, परावर्तक। क्या, परावर्तक, परावर्तक। देखो जो सबसे अच्छा अवशोषक होता है वो होता है काली सतह, और सबसे परावर्तक क्या होता है, जो सबसे अच्छा होता है वो परावर्तक क्या होता है, सफेद होता है। आपने देखा होगा सभी लोग गर्मियों में सलाह देते हैं कि गर्मियों के टाइम में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, इससे क्या होता है, गर्मी कम महसूस होती है। क्यों, क्योंकि सफेद रंग प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता। अवशोषित की बात करें तो जो काला रंग होता है वो सबसे ज्यादा अवशोषित अवशोषित करता है, और ऊपर से क्या हो, खुरदुरा, खुरदुरा हो तो क्या होगा, ज्यादा अवशोषित करेगा ऊष्मा, ऊष्मा को। यानी जब कोई पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करता है तब वह क्या होता है, या तो काला और खुरदुरा होता है। काली और खुरदरी जगह जो होती है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होती है और बहुत अच्छा उत्सर्जक भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सफेद रंग जो होता है सबसे अच्छा परावर्तक होता है। किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम से दोगुना हो जाएगा, यानी कौन से तापमान पर क्या होगा, फारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो बात करें इसकी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फारेनहाइट -32/9 बराबर C/50, ठीक है। अगर आप इसमें क्या करते हैं, कौन सा ताप रखते हैं कि क्या हो जाए, फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या हो जाए, दोगुना हो जाए, दोगुना हो जाए। तो देखो इसमें अगर हम मान लीजिए क्या हो जाए, एक 160 होगा इसका, अगर हम देखो 160 इसमें रख दें, फारेनहाइट की जगह क्या रखते हैं, 160 रखते हैं, 160 F -32/9 बराबर C/50,
5। तो देखो काट पीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अगर हम इसमें नहीं रखें डायरेक्ट, अगर इस प्रकार का रिलेशन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 डिग्री 160 डिग्री रखेंगे फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेंटीग्रेड की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, सेंटीग्रेड की वैल्यू फ़ारेनहाइट की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्यों? देखो पारद मतलब पारद का मतलब है पारा या मरकरी, क्या, या पारा या मरकरी, पारद को ही क्या कहते हैं, पारा या मरकरी बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं इसे। तो इसका तापमान में इसका उपयोग आमतौर पर थर्मामीटर में क्यों किया जाता है, तो थर्मामीटर में इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो पारा जो होती है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होती है। ऊष्मा का अच्छा चालक होने के कारण हम क्या करते हैं, पारा का थर्मामीटर में यूज करते हैं। तो देखो इसकी उच्च चालकता होती है, इसकी क्या होती है, उच्च चालकता होने के कारण हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैंने अभी अभी बताया था, जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में एक आया था ये, अगर अशुद्धियां मिलाएंगे हम, अशुद्धियां को बढ़ाएंगे तो हमारा क्वथनांक भी क्या होगा, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो अगर हम क्वथनांक बढ़ाएंगे तो अशुद्धियां बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। मतलब क्वथना अशुद्धियां मिलाने से हमारा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है। एक धूप वाले दिन किसी स्थान पर ताप फ़ारेनहाइट पर 113 है तो ताप केल्विन पर पाठ्यांक कितना होगा। तो देखो किस पर पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट पर, फ़ारेनहाइट पर पूछ रहा है और पूछ रहा है केल्विन स्केल पर बताइए इसका कितना होगा। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था, F-32/9। उसी प्रकार से होता है 273 प्लस K/5। ये क्या होता है, केल्विन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, केल्विन का फॉर्मूला होता है। अगर हम क्या करें, K-273 होता है, ये उल्टा लिख दिया हमने, क्या होता है, K-273। अगर इस इन दोनों की अगर वैल्यू रखें, क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट के पैमाने पर 113 डिग्री, अगर 113 डिग्री रखेंगे तो आपका आंसर इसमें आराम से आ जाएगा। देखो अगर हम रख के देखें इसमें, देखते हैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी, 113, 113 माइनस 32/9 बराबर K-273/5। देखो एक 3 में से 2 गए तो 1 आया, और 11 में से 3 गए तो क्या बचे, 4, 7 बचे, 8 बचे, 11 में से 3 गए तो क्या बचे, 8 बचे, 81/9 बराबर K-273/5। 9 से काट दे, 9 ने 81 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 45 के बराबर 273, K-273 होगा। ये क्या माइनस है यहाँ, माइनस। अब के की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 45 जुड़ जाएंगे, ये 273 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 7 और 4 11 हो जाएगा, 2 और 1 3, क्या हो जाएगा, केल्विन में 318 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केल्विन का मान क्या हो जाएगा, 318 केल्विन हो जाएगा। तो 318 केल्विन पे क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर किसी धूप वाले दिन अगर फ़ारेनहाइट पर पैमाने कितना दिखा रहा है, 113 दिखा रहा है, तो अगर उसे केल्विन पे देखेंगे तो कितना होगा, 318 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, क्वथनांक क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है, खाना हमारा जल्दी पक जाता है। तो देखो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, नहीं। चारों ओर बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं होता, दाब अधिक होने के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी अधिक दाब के कारण क्या होता है, उबलते पानी का ताप क्या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है दाब के साथ। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो करती है पिंड के द्रव्य पर। विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पानी, किस प्रकार का द्रव्य, पानी है या फिर कुछ और द्रव्य पदार्थ हैं, तो उनकी जो प्रकृति है उस पर निर्भर करता है कि उसकी गुप्त ऊष्मा क्या होगी। किस पर करती है, पिंड के द्रव्य पर, कि द्रव्य क्या है उस पर निर्भर करती है कि उसकी गुप्त ऊष्मा क्या होगी।
गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, क्यों? मैंने आपको जस्ट यही बता अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो काला रंग होता है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, और जो सफेद रंग होता है वो ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। मतलब सूर्य का प्रकाश सफेद कपड़े पर पड़ेगा तो वो उस ऊष्मा को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, जिससे हमें सफेद कपड़े पहनने में क्या होता है, आरामदायक होता है। तो देखो यह अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, इसलिए क्या होता है, इसे गर्मियों में पहनना आरामदायक होता है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी सतह काला क्यों हो जाती है? यानी जो अगर आपने देखा होगा जो घरों में यूज होते हैं बर्तन खाना बनाने वाले, जैसे कढ़ाई है, भगोने हैं, उनकी नीचे की सतह क्या होती है, काली हो जाती है। उस काली होने का भी एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि काली सतह मैंने आपको बताया क्या होती है, अच्छी अवशोषक होती है ऊष्मा की, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, और इससे खाना क्या हो जाता है, और जल्दी पकने लगता है। इसलिए क्या होता है, हमारा काली सतह हमें फायदे होते हैं। क्यों? काली सतह ऊष्मा की क्या होती है, अच्छी अवशोषक होती है। मतलब आंसर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक श्वेत और एक चिकनी सतह कैसा क्या करती है? तो ये देखो सफेद, सफेद मैंने रंग बताया कि अच्छा परावर्तक होता है। एक सफेद रंग अच्छा परावर्तक होता है, और एक खराब अवशोषक होता है। मतलब ऊष्मा को अवशोष नहीं करता, तो क्या हो गया, खराब अवशोषक, लेकिन अच्छा परावर्तक होता है। तो देखो ताप का अच्छा अवशोषक नहीं, ताप की अच्छी अवशोषक, तो देखो ताप का खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक होता है। सफेद रंग क्या करता है, ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, क्या करता है, अवशोषित नहीं करता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक हो जाएगा। ठीक है। किसी ध्रुव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? किसी ध्रुव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? ताप पर, आर्द्रता पर, या उसके द्रव्यमान पर, वायुमंडल में उघड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर? तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो बात करें तो उसके वायुमंडल पर उगड़े हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, आर्द्रता पर निर्भर करती है, और तापमान पर निर्भर करती है। जैसे तापमान बढ़ेगा वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। बात करें आर्द्रता की, तो आर्द्रता जितनी ज्यादा होगी उतना ही वाष्पन कम होगा, और उसके द्रव्यमान पर तो निर्भर ही करेगा। ठीक है। एक थर्मामीटर में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा मीटर है? तो देखो बात करें पायरोमीटर की, किसकी? पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज होता है उच्च ताप के लिए। किसके लिए? उच्च ताप को मापने के लिए, उच्च ताप मापन में इसका यूज होता है। और इसकी बात करें तो ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस को मापता है, यानी के ऊपर के, ऐसे लिख दो, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के ताप को, के ऊपर के ताप को मापता है, के ताप को मापता है। ठीक है। पायरोमीटर क्या होता है, 800 डिग्री से अधिक तापमान होगा तो हम किसका यूज करेंगे, पायरोमीटर का यूज करेंगे। और पायरोमीटर के सिद्धांत पर चलता है तो पूर्ण विकिरण पर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, विकिरण के द्वारा ही ये तापमान को नापता है। जैसे ही अगर कहीं ताप अधिक है, जैसे सूर्य का ताप बहुत अधिक है, तो उसकी विकिरणों के द्वारा हम नाप सकते हैं कि सूर्य का तापमान कितना है। ठीक है। थर्मामीटर तापमापी में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो देखो पारा, पारा क्या ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अगर पारा नहीं है, मरकरी नहीं होगा, तो उसकी जगह पर हम किसका यूज करेंगे, तो उसका यूज करेंगे हम गैलिस्टन का। किसका? गैलिस्टन का हम इसका यूज करेंगे अगर हमारे पास क्या नहीं है, पारा नहीं है। गैलिस्टन भी क्या है, एक धातु है। ये गैलिस्टन क्या है, एक प्रकार की ध्रुव अवस्था में पाई जाती है। ऐसे पारा हमारा बात नॉर्मल टेम्परेचर ध्रुव अवस्था में होता है, उसी प्रकार गैलिस्टन भी क्या होती है, पारा की तरह ध्रुव अवस्था में पाई जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें आराम क्यों रखती हैं? तो देखो ऐसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, पहले आपने क्या की, एक शर्ट पहन ली, ठीक है, और एक इसके ऊपर एक और पहन ली, तुमने दो पहन ली, या एक आपने मोटी पहन ली, ये है, तो आपने इसके ऊपर क्या पहन ली, एक मोटी पहन ली, क्या पहन ली, मोटी परत पहन ली आपने, या तो आपने मोटी जैकेट पहन ली एक, या पतली पतली दो पहन ली। अगर आप मोटी जैकेट पहनते हैं तो उससे ज्यादा फायदा करता है पतली पतली दो जैकेटें, पतली पतली दो। क्यों? क्योंकि देखो दो, इनके दो बीच में क्या होगी, वायु होगी, क्या होगी,
वायु होगी, और जो वायु क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है। मतलब वायु ऊष्मा को इधर से उधर नहीं करती है, और क्या करती है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करती है। इस वजह से क्या होगा, जो पतली पतली दो जैकेटें पहनना ज्यादा ठंड को बचाएगा, ना कि एक मोटी जैकेट। ठीक है, तो देखो दो पतली कमीजों के बीच में परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। वायु क्या करती है, परत रोधी, मतलब वायु क्या करती है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करती है। इसके कारण क्या होता है, देखो दो दो कमीचें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा का संचारण रोकती है नहीं। दो कमीचों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। दो परतों के बीच वायु परतरोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कि दो वायु के बीच में क्या होती है, परत के क्या करती है, रोधी के रूप में काम करती है। इसके लिए क्या होता है, हमें ठंड कम लगती है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारता अधिक होती है। तो ऊष्मा धारता किसकी सबसे अधिक होती है, तो वो होती है जल की। जल की देखो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछे जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसकी ऊष्मा धारता भी क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। देखो यदि किसी स्थान पर तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होगी। ऐसे मान लीजिए क्या है, अभी बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या हुआ, बारिश होने के बाद क्या होता है, वातावरण में नमी होती है। फिर अचानक क्या हुआ, काफी तेज 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 गति से क्या निकली, धूप निकली, और काफी गर्मी पड़ने लगी। तो क्या होगा, उसमें आर्द्रता मतलब नमी होती है, तो वातावरण की नमी क्या होगी, धीरे बहुत जल्दी खत्म होने लगेगी। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे ही आर्द्रता क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। आर्द्रता क्या होगी, घटती है। ठीक है, सेल्सियस में मापन का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होगा। तो देखो अगर आपसे पूछे केल्विन में माप करवाता है, तो केल्विन में मापने के लिए हम क्या करते हैं, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी होता है उसे माप दो, उससे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनवा लीजिए, खाली डिग्री सेंटीग्रेड लिख लीजिए। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मान लीजिए आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखी है वैल्यू, सेल्सियस में दे रखी है, तो कहे कि केल्विन में बताओ, तो केल्विन में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें 273 जोड़ने पड़ेंगे और हमें पता चल जाएगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड पूछा, केल्विन दे रखा है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिखना, डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड का अगर वैल्यू निकालोगे, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, 273 300 में से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। मतलब अगर आपको केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 को घटाना होगा, अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में पहुंचना है तो क्या होगा, 273 को जोड़ना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करना अपेक्षित ऊष्मा को उसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा को वैसे मान लीजिए द्रव, द्रव क्या है, पानी है, द्रव मान लीजिए क्या है, पानी है। पानी को अगर हम किस में बदलें, वाष्प में बदल लें, तो क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। पानी को अगर बिना ताप के परिवर्तन किए हम किस में बदल देते हैं, भाप में, तो उसे कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाष्पन, यानी पानी को क्या कर दे, भाप में बदल दे, तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो ब्लैक जो बॉडी है, ब्लैक मतलब काली सतह, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, काली सतह। तो काली सतह हमेशा उच्च तरंग दैर्घ्य वाली ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है। और जो हमारी काली सतह जो होती है, वो जो हमारा प्रकाश है वो काफी उच्च तरंग दैर्घ्य के होता है, इसलिए उसे अवशोषित कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं। तो देखो कब हम ज्यादा ठंड महसूस करेंगे, तो देखो अगर बात करें, अगर मौसम क्या है, बादल है, अगर आसमान में बादल हैं
तो बादल होने के कारण क्या होता है, जो ऊष्मा पृथ्वी पर आ चुकी है वो ऊष्मा बादलों के कारण वापस आसमान में नहीं जा पाती। इस कारण क्या होता है, हमें गर्मी महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब जब क्या होते हैं, बादल अधिक होते हैं, बादल होने के कारण अधिक गर्मी लगने लगती है। और इस गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि जो ऊष्मा है वो वापस अंतरिक्ष यानी आसमान में नहीं जा पाती, इसलिए उस टाइम हमें क्या लगती है, अधिक गर्मी लगती है। अगर मौसम साफ होता है तो हमें गर्मी नहीं लगती, नॉर्मल मौसम लगता है। तो अगर मौसम अधिक साफ होगा तो उस टाइम हमें क्या लगेगी, ठंड लगेगी। अगर बादल होगा तो हमें ज्यादा ठंड महसूस नहीं होगी। केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए दी गए में से क्या करना होगा। देखो मैंने क्या बताया, क्या कह रहा है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए। तो देखो क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, केल्विन की जो वैल्यू दे रखी गई है उसमें से 273 को क्या करना होगा, घटाना होगा, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा, 273 से क्या करना होगा, घटाना होगा। 273 को क्या करना होगा, घटाना होगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। देखो बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा बर्फ है, बर्फ की सिल्ली को आसपास हम कुछ ऐसा लगा दें, बुरादा वगैरह लगा दें या भूस वगैरह हम पटक देते हैं, तो क्या होता है, वो बर्फ से गलता नहीं है। तो मतलब बुरादा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक होने के कारण बर्फ पिघल नहीं पाती और बर्फ अपनी शिव अवस्था में बची रहती है। तो बुरादा ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो किसके कारण रहता है, बाष्पीकरण के कारण। किसके, बाष्पीकरण के कारण। ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, बॉडी तथा उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल, या विकिरण की सतह की प्रकृति, इस पर निर्भर करती है। तो ये करती है बॉडी तथा उसके आसपास की चीजों के बीच का तापांतर। बॉडी के तथा उसके आसपास के बीच में जितना तापांतर होगा वो उसी पर निर्भर करेगी उसकी शीतलन की दर। देखो अगला है हमारा, एक गैसों की दो विशिष्ट ताप उसके द्वारा संबंधित है। तो इसका जो रिलेशन है वो होता है Cp माइनस सी यू अपॉन आर अपॉन जे। क्या होता है, Cp माइनस सी यू आर बराबर आर अपॉन जे होता है। ठीक है। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों, क्योंकि पानी जो होता है, पसीना जैसे हमें पसीना आया, पसीने के बाद हमें क्या लगी, हवा लगने लगी, और हवा क्या करता है, पानी को, हमारी पसीना को बाष्पीकृत करता है, और बाष्पीकृत होने के कारण क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, और तापमान कम होने के कारण हमें पसीना ठंडा महसूस करता है। क्या करता है, ठंडा महसूस करता है। किस कारण, बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। देखो ये कह रहा है एक प्रणाली में का ताप केल्विन में x है तो डिग्री सेंटीग्रेड में y है, तो उनके बीच संबंध क्या होगा। तो देखो मैंने क्या बताया, अगर x डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है, y है, तो देखो अगर हमें y निकालनी है, सेंटीग्रेड में निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा, केल्विन क्या है, x है, इसमें से अगर हम 273 घटा दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो ये, अब ये पूछ रहा है एक्स के निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई प्लस 273, बाई प्लस 273। देखो किस में बनना है, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स बराबर बाई प्लस 273 किस में है, आंसर हमारा बी में है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हमें एक्स क्या, केल्विन में अगर बस हमें निकालना है टेम्परेचर, तो हमें 273 जोड़ना होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, और हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। तो सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः किस रूप में होते हैं, यानी ये सूर्य से जो विकिरण आता है वो मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं प्रकाश तथा लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त प्रकरण। क्या होती है, अवरक्त प्रकार का क्या होता है, विकिरण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने देखा ऊष्मा के जितने भी चैप्टर हो सकते थे, वो हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते थे वो हमने लिए आपके लिए। तो आज हमारे ऊष्मा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं अगले कल की क्लास में, उसके लिए देखेंगे हम नया टॉपिक। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।